नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आके शर्मा अब आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ाएंगे जिसके अंदर जो अपने जो वर्तमान में दोस्तों जो भर्तियां चल रही है राजस्थान में अभी वर्तमान में चल रही है सीएचओ नर्सिंग की एग्जाम्स कुछ चल रही हैं, कुछ आईएएस मेडिकल ऑफिसर्स की बहुत जल्दी ये खुशखबरी आपके पास सामने आने वाली है दोस्तों। आईएएस मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती भी आने वाली है, आईएएस कंपाउंडर्स की अभी वर्तमान में चल रही है, एनएम एंड अदर जो एनएचएम के एग्जाम है सभी में ये टॉपिक्स जो मेरे हैं जो कवर करेंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। जो हमारा जो चैनल है सरल होम्योपैथी, जब भी आप मेरा वीडियो स्टार्ट करें देखना तो उससे पहले से दोस्तों एक आपका मेन फर्ज होता है कि आप जो मेरा चैनल है सरल होम्योपैथी के नाम से यूट्यूब पे उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट में जो भी वीडियो आएंगे वो सारे वीडियो मिलेंगे। उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी है अभी तक, तो दोस्तों इनको इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आप अगर न्यूली आए हैं तो आपको हो सकता है दोबारा वो वीडियो देखने को मिले नहीं मिले, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके सामने वो आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन मेन अपने टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है अपना दोस्तों एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखी है, पर दोस्तों आपको एक नॉर्मल सी मैं बताना चाहता हूँ। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है। क्या होती है दोस्तों, ये होती है एक इन्फेक्शियस डिजीज, है ना, ये होती है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जो पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, और एक एनिमल से पर्सन में भी आ सकता है, किसी एनिमल से भी किसी पर्सन व्यक्ति में फैल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये जो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, सबसे मेन कारण इसका होता है कुछ भी, जैसे कुछ कारण जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, इसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरियल होती हैं, कुछ बीमारियां, कुछ वायरल होती हैं, वो वायरस की वजह से होती है, कुछ फंगल होती है, जैसे फंगल में रिंगवर्म आता है दोस्तों। आप नॉर्मली देखते हैं किसी एक व्यक्ति के दांत होते हैं तो वो दूसरे के फैल जाते हैं, तो ये इसमें फंगल में आती है दोस्तों। एक होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जो ये मच्छर जनित रोग होते हैं, जो वर्तमान में जो मौसम अपन देखें ये जून जुलाई का आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डेंगू ये आदि, है ना। ठीक है दोस्तों, एक कुछ जूनोटिक डिजीज होती है ऐसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन एमओडी यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कैसे भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इन जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका मोड क्या होता है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, किसी के डायरेक्ट अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उससे भी ये रोग हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एक अन्य इसका रीजन हो सकता है दोस्तों एयरबोर्न, कुछ हवा में कुछ जो ये वायरस ये होते हैं ये भी इसकी वजह से भी हो सकता है, एयरबोर्न भी हो सकता है। और लिख लो दोस्तों एक बार, एयरबोर्न है ना। और एक जो कॉन्टामिनेटेड सरफेस होती है, कहीं भी जो कॉन्टामिनेटेड सरफेस होती है, जैसे अपन ने जो सरफेस कॉन्टामिनेटेड सरफेस होती है वहां से भी ये जैसे दोस्तों अपन ने देखा था कि कोरोना के अंदर काफी चला था कि कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड था तो उससे दूसरे के फैल जाता था, या फिर वो खांसता छींकता था तो वहां पे टच कर देता था तो उससे ये रोग फैलता था। ठीक है दोस्तों, एक इंसेक्ट बाइट से भी हो सकता है, इंसेक्ट बाइट, अगर कोई मच्छर जनित जैसे इंसेक्ट किसी मच्छर ने अपने को बाइट किया उसकी वजह से भी ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये तो होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये टाइप्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसके टाइप्स में अपन देखें तो दोस्तों इसके टाइप्स होते हैं वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक हो सकते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, अगर अपन यहाँ देखें इसके टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स में अपन इसको 5 से टाइप होते हैं दोस्तों। आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप्स क्या क्या हैं। तो वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं दोस्तों, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और फंगल भी हो सकता है, और जूनोटिक्स आदि ऐसे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लेना, आप देख लेना, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। जो अपने इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। इसका प्रिवेंशन कैसे होता है दोस्तों, इसका प्रिवेंशन अगर अपन देखें, इसका अगर अपन इनको प्रिवेंशन कैसे होता है, अगर इनको प्रिवेंशन यानी कि इनका कैसे बचा जा सकता है इन रोगों से, तो प्रिवेंशन में दोस्तों एक तो हाइजीन, गुड हाइजीन मेंटेन करनी होती है ना दोस्तों, एक तो गुड हाइजीन मेंटेन करनी होती है, और एक होता है कि टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। ये जो जितनी बीमारी है उनका वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेटेड है आदमी तो उससे भी ये बीमारियों से होने से बचा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक अन्य अपन देख सकते हैं जो एक होता है कि सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर एक कोई व्यक्ति जैसे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है दोस्तों, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, तो उसके लिए अपने को सेफ अगर ये जेनोसिल कॉन्डोम यूज करना है या प्रोटेक्टिव मेजर जो भी हो सकते हैं वो यूज करने चाहिए दोस्तों। ठीक है, एंड अगर अपन वेक्टर बोर्न डिजीज जितनी भी होती है, वेक्टर बोर्न डिजीज जो किसी भी पैरासाइट के काटने से इनसे वेक्टर बोर्न जो माइट्स या कोई पैरासाइट होते हैं उनके काटने से होती है, तो उनके लिए अपने को भी प्रिवेंशन के लिए अपने को ये वेक्टर बोर्न के लिए वेक्टर जो
जो कंट्रोल प्रोग्राम जो कंट्रोल जो करती है उनका यूज करना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी होने चाहिए कुछ इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें अपना पहला टॉपिक है स्मॉल पॉक्स। सबसे जो पहला अपन ले रहे हैं दोस्तों, इसमें स्मॉल पॉक्स ले रहे हैं, इसको वेरियोला वायरस भी बोलते हैं। इट इज सीरियस एंड ऑफ्टन डेडली वायरल इन्फेक्शन एंड इट इज वेरी कंटाजियस, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है दोस्तों, पर्सन टू पर्सन। स्मॉल पॉक्स को आपने देखा बचपन में, ये काफी पहले के टाइम में काफी होता था दोस्तों। आज तो ये इरेडिकेटेड हो चुका है, लेकिन पहले जब होता था तो बहुत ज्यादा ये एक घातक बीमारी हुआ करती थी। फर्स्ट सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स यूजुअली अपीयर। अब ये पढ़ना जरूरी है दोस्तों, क्वेश्चन आया नहीं है। जो इसका फर्स्ट सिम्टम होता है 12 से 14 दिन के अंदर आता है, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो अंदर ही अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो किसी व्यक्ति में जो फैलाने की क्षमता होती है 7 से 17 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, ये 7 से 17 दिन में रोग फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है इसका। ठीक है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके सिम्टम्स हम जनरल देख लेंगे दोस्तों। फीवर हो सकता है, मसल्स एक यानी जो बॉडी पेन हो सकता है, अपने शरीर में दर्द हो सकता है, हेडेक भी हो सकती है उसके, सीवियर फटीग यानी बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ सकती है, सीवियर बैकएक एंड वोमिटिंग भी मिल सकती है। तो ये सिम्टम्स है दोस्तों, जनरली देख सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों स्मॉल पॉक्स की, वो है इसकी जो रेसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल होता है दोस्तों कि इसका सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो फुंसियां होती हैं वो बढ़ती जाती है दोस्तों। ये अगर किसी व्यक्ति का ये शरीर है तो इस शरीर में अगर अपन देखेंगे तो सबसे जो पहले है ना, यहाँ जो शरीर का ये पार्ट है यहाँ कम फुंसियां मिलेगी। जैसे जैसे शरीर से दूर दूर जाएंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा, जैसे चिक्स पे, हेड्स पे, इन पे यहाँ बहुत ज्यादा फुंसियां मिलेगी। ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है, यहाँ कम मिलेगी फुंसियां, यहाँ जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं पैरों पे, हाथों पे, इन पे, मुंह पे, इन पे ज्यादा मिलेगी इसमें फुंसियां। ठीक है, इसको ये याद रखना सेंट्रीफ्यूगल कौन से टाइप के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट, जो लास्ट में केस, जो सबसे लास्ट केस अपन ने इंडिया में देखा था वो बिहार के अंदर आया था 17 मई 1975 के अंदर आया था दोस्तों। और इसके बाद में जब अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया को इससे डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री, ये स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका था अप्रैल 1917 में दोस्तों। ये क्वेश्चन आए, अगर किस्मत का आए, आपकी किस्मत अच्छी नहीं हो तो ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि स्मॉल पॉक्स इंडिया से कब इरेडिकेटेड हुआ था, है ना, फ्री स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ था इंडिया। तो ये क्वेश्चन अप्रैल 1977 याद रखना दोस्तों। और सबसे लास्ट केस कहाँ था, बिहार में, ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों। वर्ल्ड का वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लास्ट केस है 1978 के अंदर आया था, वो सोमालिया के अंदर आया था दोस्तों 26 अक्टूबर 1977 के अंदर लास्ट केस आया था। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल पॉक्स है। अब अपने आ रहा है चिकन पॉक्स दोस्तों। ठीक है, अब चिकन पॉक्स में अपन देखेंगे दोस्तों, चिकन पॉक्स अपन पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स होता क्या है, वेरियोला, ये वेरियोला जोस्टर, एक वेरियोला जोस्टर होता है दोस्तों, उसकी वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अल्फा ह्यूमन herpes वायरस भी बोलते हैं। ये वायरल डिजीज होती है, अल्फा ह्यूमन herpes वायरस भी इसको बोलते हैं। अब इसमें जो वेजाइगल जो इरप्शंस होती हैं, वेजाइगल रेसेस अकम्पनीड बाय फीवर एंड मेलेरिया, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो इरप्शंस होते हैं उसके साथ में उस पेशेंट के फीवर भी मिलेगा और बॉडी एक भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों साथ में मिलती है। ठीक है, इसमें जो अपन स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो डिफरेंस ये होता है कि यहाँ तो सेंट्रीफ्यूगल होती है और यहाँ सेंट्रीपिटल होती है। यहाँ क्या होता है, पेरिफेरी से जो ट्रंक होती है ना, तो जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो ट्रंक पे आता है। ठीक है, जो रिपीट होती है इन पे, है ना। जैसे जैसे अपन यहाँ सबसे ज्यादा बॉडी का जो ये अपन ने देखा था पहले, तो इसमें तो मिल रही थी अपने पेरिफेरी की तरफ ज्यादा, और इसके अंदर होगा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी का, जैसे ये चेस्ट रीजन है, यहाँ सबसे ज्यादा फुंसियां मिलेगी पेरिफेरी से सेंटर, यहाँ कम होगी पेरिफेरी में, और यहाँ सेंटर में सबसे ज्यादा फुंसियां मिलेगी ट्रंक पे। ठीक है दोस्तों, ये याद करने वाली चीज है। और जो फुंसियां होती है वो ड्यू लाइक ड्रॉप्स के अपीयर जैसे होते हैं, ड्यू लाइक ड्रॉप यानी जो बूंदे होती है पानी की ओस की जैसी, वैसी दिखती है। और इसका एक सबसे मेन सिम्टम होता है दोस्तों प्लियोमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म टाइप की फुंसियां कहाँ मिलती है। इसका मतलब होता है दोस्तों जो ऑल टाइप ऑफ वेजाइगल, वेजाइगल कोई फुंसियां होती है ना, उसका एक टाइप होता है, कुछ में रेडनेस होती है, कुछ में पस फॉर्मेशन होता है, कुछ में के वेजाइगल छोटी सी इरप्शन होता है। ऐसे जो हर टाइप की जो कुछ पकी हुई फुंसियां जैसे ब्लैक कलर की होती है, सब टाइप की जो फुंसियां एक ही जगह मिलती है, एक ही उसमें मिलती है सेम एरिया के अंदर, तो उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एक्जिला होता है इसमें एक्जिला इफेक्टेड होता है। एक्जिला जो अपनी जैसे बाहें बोलते हैं दोस्तों, बाहें, उनमें ये अफेक्टेड होती है इसके अंदर चिकन पॉक्स में, बट स्मॉल पॉक्स में एक्जिला का पार्ट अफेक्टेड नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन दोस्तों इस पर नेक्स्ट अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अपने मीजल्स, जिसको अपन बोलते हैं रूबियोला भी बोलते हैं ना, ये एक मिक्सोवायरस होता है दोस्तों, मिक्सोवायरस है ना, मिक्सोवायरस। ठीक है दोस्तों, इसको मिक्सोवायरस बोलते हैं। इसकी जो इट ऑकर्स ओनली ह्यूमंस,
ये केवल ह्यूमंस में होता है, नो एनिमल रिजर्व, इसमें एनिमल्स में ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इट इज ए आरएनए पैरामिक्सोवायरस, ये याद रख लेना दोस्तों, ये आरएनए पैरामिक्सोवायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड का 10 दिन होता है, फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी कि 10 दिन बाद जब किसी में इन्फेक्शन होगा, एक्सपोज होगा किसी के अंदर, उसके 10 दिन बाद इसमें सिम्टम आना, सबसे पहले सिम्टम क्या है, फीवर आएगा। एंड 14 डेज ऑफ रेसेस, और 14 दिन बाद उसके रेसेस आना स्टार्ट हो गए। 14 दिन, 14 दिन क्या हो गया, रेसेस आना स्टार्ट। ये पूछ सकता है कुछ छोटा मोटा, अगर किस्मत खराब हो तो, नहीं तो नहीं पूछा दोस्तों। आपको दोस्तों देखो, ये कम्युनिकेबल है, ये होता है कम्युनिकेबल कब होता है, 4 डे बिफोर एंड 4 डे आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रेसेस। जब ये 14वें दिन ये रेसेस आते हैं ना दोस्तों, इसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, यानी कि 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक इन्फेक्शियस टाइम होता है इसका, जब ये रेसेस आते हैं उसके दौरान। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे एक सबसे मुख्य क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा गया है, कोप्लिक स्पॉट क्या होता है, कोप्लिक स्पॉट कहाँ आता है। ये होता है ए डे टू डे बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। ये आता है जो रेसेस आते हैं ना, 14वें दिन अपन ने देखे थे, 14वें दिन रेसेस आता है, इसके 2 दिन पहले ये स्पॉट बनता है। और कहाँ बनता है, मुंह के अंदर बनता है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड लोअर मोलर, जो अपने नीचे का दांत होते हैं, मोलर दांत होते हैं, उनके पास में दोस्तों। ठीक है, ये याद कर लेना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंकेफेलाइटिस। ये एसएसपी एक टर्म है दोस्तों, इसको देख लेना। इसके अंदर ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, यानी जो ब्रेन होता है वो डैमेज होता है इसके अंदर। ठीक है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ। अभी इसकी जो मेजर सी वैक्सीन लगती है वो कौन सी मंथ में, 9th मंथ में लगती है, विद डोज ऑफ 0.25 ml पर केजी, यानी 0.25 ml पर केजी के हिसाब से लगती है, ऐसे कुछ मिलीग्राम। एक बार ये दो डोज देखना दोस्तों, में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कुछ करेक्शन हो, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट ये 9वें मंथ के लिए लगती है। ठीक है, अब अपन को एक रूबेला, जो जर्मन मीजल्स जिसे बोलते हैं रूबेला, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। ये होता है आरएनए, ये भी आरएनए वायरस होता है, टोगा वायरस फैमिली का। ये टोगा वायरस फैमिली का होता है। ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि रूबेला कौन सी फैमिली का होता है, टोगा वायरस फैमिली का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का 2 से 3 वीक होता है, 3rd डे के लगभग होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो ट्रांसमिशन क्या होता है, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर रेसेस, यानी जो रेसेस आते हैं उससे एक वीक पहले और 1 वीक बाद तक ये किसी में फैला सकता है, ये रोग एक दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, रेसेस फर्स्ट अपीयर ऑन फेस, सबसे जो फर्स्ट अपीयर जो रेसेस का होता है वो कहाँ होता है, फेस के ऊपर आती है दोस्तों। अब इसमें एक होता है कंजेनिटल रूबेरेज क्लासिकली ट्रायड ऑफ डिफरेंट। अभी कंजेनिटली अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो बच्चा पेट में होता है ना, उस टाइम पे भी एक टोर्च इन्फेक्शन होता है ना, TORC या टोर्च में ये अकाउंट होता है, टोर्च इन्फेक्शन होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी महिला में हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आर रूबेला होता है, ठीक तो आर है ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रायड होता है, डिफनेस। इसमें ये ट्रायड पूछ सकता है, क्या क्या आता है इसमें, डिफनेस आती है, कैटरेक्ट आता है, कार्डियक मालफॉर्मेशन। उसमें 3 नाम ये दे सकता है, चौथा कुछ और देगा, तो वहाँ वो 14 आपको देखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना और आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे मम्स के बारे में। मम्स भी क्या होता है दोस्तों, मम्स भी आरएनए वायरस ही होता है। ठीक है दोस्तों, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 वीक होता है। देख लो दोस्तों, आप स्क्रीन आपके सामने शेयर है, आप स्क्रीन पे देख के भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। मम्स का एक, इसकी मम्स की वजह से क्या हो सकता है, बच्चों में पेनिक्लेटाइटिस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और MMR वैक्सीन इज गिवन इन फर्स्ट ईयर ऑफ एज। पहली जो MMR वैक्सीन दी जाती है, मम्स सीजन रूबेला की वैक्सीन जो पहली 1 साल के अंदर दी जाती है। सेकंड डोज दी जाती है वो 4 से 6 ईयर्स ऑफ एज के अंदर दी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में दोस्तों अपन देखेंगे H1N1। ये होता है एक स्वाइन ओरिजिन, स्वाइन फ्लू जो आया था, स्वाइन ओरिजिन होता है, स्वाइन के जो स्वाइन होते हैं उसकी वजह से उनमें पाया जाता है ये वायरस। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले कहा था, मैक्सिको अंदर आया था, स्प्रिंग यानी कि 2009 के अंदर, और ये ऑर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अंदर जो H का मतलब होता है, वो H का मतलब होता है हीमेग्लूटिनिन। ठीक है, और एक N का मतलब होता है न्यूरामिनेडेज। ठीक है, ये एक देख लेना दोस्तों, H1N1 में अगर पूछना चाहे किस्मत खराब हो तो क्वेश्चन H और H का मीन पूछ सकता है, तो ये याद रखना था ना। ठीक है दोस्तों, एंटीजेंस का ना। इंक्यूबेशन पीरियड इन्फ्लुएंजा 2 से 3 दिन का होता है, इंक्यूबेशन 2 से 3 दिन का होता है, और ये नॉन सुपरेटिव एनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड, इसमें पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एवियन वायरस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो एवियन वायरस का टाइप में ये H1 ये कौन सा है, इसमें कोई क्वेश्चन में H1N1 भी दे सकता है, H2N2 भी दे सकता है, H5N1 भी दे सकता है, तो आंसर उसका H5N1 यानी कि एवियन वायरस कौन सा ये होता है, H5N1। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन इज हांगकांग। सबसे पहला जो व्यक्ति हांगकांग में इससे इन्फेक्टेड होता है एवियन वायरस से। ठीक है, एवियन का मतलब ये होता है, ये जो चिड़िया होती है उनकी वजह से इनमें पाया जाता है ये वायरस। ठीक है,
अभी क्या होता है रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम में क्या होता है, रे सिंड्रोम की टर्म है दोस्तों, इसमें यहाँ आपने देखिए फैटी लीवर विथ एनकेफेलोपैथी, इनके लीवर होता है वो एनलार्ज होता है, विथ जो मस्तिष्क होता है उसमें भी उसके दिक्कत होती है, एनकेफेलोपैथी वहाँ पे मिलती है इसके साथ, फैटी लीवर के साथ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे स्लाइड। देखो दोस्तों, मैं जल्दी इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका जो समय है वो काफ़ी कीमती है। कुछ टीचर्स होते हैं वो आकर के केवल और केवल यहाँ पे टाइम पास करते हैं, कुछ बताएंगे नहीं। वो एक ही, जैसे मान लो अपना डिप्थीरिया के टॉपिक को उसने आधा घंटा खराब कर दिया, 15 मिनट खराब कर दी, वो इंपॉर्टेंट नहीं। अपने को वो चीज़ लेनी है जो जहाँ से अपने को कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। अपने को ऐसा नहीं कि अपन ने पढ़ लिया पूरा टॉपिक, 1 घंटा खराब कर दिया, वहाँ से क्वेश्चन आया 0, वो नहीं चाहिए दोस्तों। अपने को चाहिए जहाँ से अपने को कुछ मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब डिप्थीरिया के बनाओ। डिप्थीरिया इसका जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होती है, कोरिनोबैक्टीरियम। ठीक है, इट इज ग्राम पॉजिटिव। अब इसमें दोस्तों ये ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये पूछते नहीं है पर फिर भी एक याद रख सकते हैं। इट इज पीरियड ऑफ इन्फेक्शन इज 14 से 28 दिन का इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है, जो स्लाइवा होता है उससे फेंक सकता है, ड्रॉपलेट खांसते छींकते हैं। क्यूटिन उसके लीजन होता है, जहाँ पे ये लीजन होता है इसका, वहाँ से भी फैल सकता है टच करने से। एंड ट्रांसमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट कप्स एंड थर्मामीटर, टॉयज एंड पेंसिल्स। ये थर्मामीटर किसी के अपन ने बुखार चेक किया, उसके टॉयज से एक दूसरे के बच्चों में टॉयज से आदान प्रदान किया जाता है, पेंसिल दी जाती है, उससे फैल सकता है। इसके लिए टेस्ट होता है सिक टेस्ट, है ना। ये दोस्तों एक बार देख लेना, है ना, ये टेस्ट पूछ सकते हैं, कई बार पूछा गया कि कौन सा टेस्ट डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट अपन कराएं, उससे कंफर्मेशन हो सकता है, सिक्स टेस्ट, है ना। एक बुल नेक अपीयरेंस, इसमें बुल नेक अपीयरेंस होती है, जो इसके जो सूजन होती है दोस्तों फेस, यहाँ पे डिप्थीरिया होता है, यहाँ पे जो सूजन आ जाती है इनमें, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर ये एक लेयर बन जाती है, उसकी वजह से एक जो फेस की अपीयरेंस हो जाती है बुल नेक टाइप की हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये देख लेना। इसमें क्वेश्चन आ सकता है बुल नेक अपीयरेंस किस में होती है, तो यहाँ डिप्थीरिया अन्य 3 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन और दे देंगे, तो वहाँ पर हमें डिप्थीरिया आंसर करना है। हुपिंग कफ होती है, हुपिंग कफ किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं कॉज्ड बाय बी पर्टुसिस। ठीक है, एंड चाइनीज आर कॉल्ड इज 100 डे ऑफ, इसमें 100 डे ऑफ कफ किसे बोलते हैं, चाइनीज कहाँ, चाइना में इसको क्या बोलते हैं, 100 डे कफ। तो दोस्तों इसमें एक टर्म है, इसको याद कर लेना, 100 डे ऑफ कफ किसे बोला जाता है। तो वहाँ पे अलग अलग नाम से कफ के नाम दे देंगे, 4 कफ के नाम दे देंगे, वहाँ पे आपको हुपिंग कफ का आंसर करना है। 100 डे कफ किसको कहते हैं, हुपिंग कफ को। इट इज ए डिजीज ऑफ इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, ये 5 साल से बच्चों को मोस्टली अफेक्टेड करती है, 5 साल से छोटे बच्चों को दोस्तों। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन को होता है। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जो खांसी छींकते हैं उसकी वजह से ये फैल सकती है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है अपना मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। इट इज ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकल, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकल होता है, ये याद देख लेना दोस्तों, ग्राम नेगेटिव होता है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। इन दिस डिजीज इंटेंस हेडेक और वॉमिटिंग, इसमें बहुत ज्यादा हेडेक और वॉमिटिंग होगी दोस्तों, हेडेक और वॉमिटिंग दोनों। ठीक है, इसमें अपन ने इस टॉपिक को पहले भी जिक्र किया अपने और भी क्लासेस हैं उसमें दोस्तों, तो उनको वहां से भी मैटर देखते रहना। एंट्री ऑफ द वायरस थ्रू द नेजोफेरिंक्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 4 दिन। ये नेजोफेरिंक्स से जाता है अंदर, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 3 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, ये सारस SARS, ये जो दोस्तों ये टर्म है सारस, है ना, ये कोज बाय कोरोना वायरस। ये देखो, अब कोरोना वायरस का नाम तो पहली बार सुना है लोगों ने, पर दोस्तों ये पहले भी ये टर्म यूज की जाती थी। ये सबसे पहले चाइना के अंदर सबसे पहले आया था 2002 के अंदर, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का होता है दोस्तों। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है दोस्तों, है ना। इन इंडिया डॉट्स, इसके इंडिया के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है, डॉट्स प्रोग्राम चल रहा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, है ना। इसकी ये फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों। इसका जो टेस्ट होता है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, इज डिस्कवर्ड बाय द वॉन परक्वेट, है ना। ये याद कर लेना दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है इसमें पॉजिटिव कब माना जाता है, जब मोर देन 10 mm, अगर जो अपन ने यहाँ एक इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस स्किन में के अंदर, वहां पे अगर जो इन्फ्लेमेशन होता है 10 mm से ज्यादा मिलता है तो उसको कंफर्मेशन पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अगर वो 6 से 9 mm के अंदर होता है तो उसको डाउटफुल माना जाता है कि है कि नहीं है। अगर 10 mm से ज्यादा मिल रहा है तो वहाँ ना स्केल से देखा जाता है दोस्तों, 10 mm से ज्यादा होगा तो वो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक टर्म है BCG जो वैक्सीन दी जाती है, बेसिलाई कालमेटिकुरिन। इसका ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है दोस्तों, कल फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ओनली यूज लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन, ये इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन यूज किया जाता है BCG के अंदर। और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस टीबी प्रोग्राम, NTP जो है नेशनल टीबी प्रोग्राम है, 1962 में स्टार्ट किया गया था। उसमें फिर बाद में अपने रिवाइज NTP आया था, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो चला था 1992 के अंदर आया था दोस्तों। ठीक है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, लिख लो आप। इसमें स्क्रीन को रोक के भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा इसको।
क्योंकि उन्हें पर इतना टाइम नहीं है दोस्तों। नई एक टर्म है नहीं है, पोलियोमाइलाइटिस। अब दोस्तों पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, किसकी वजह से, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन कोज बाय आरएनए वायरस, ये आरएनए वायरस की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, कोज बाय आरएनए वायरस। फीको ओरल रूट यानी जो फीको ओरल रूट होता है इसका ट्रांसमिशन का, मेन इज द ओनली रिजर्वोयर, इसका व्यक्ति होता है कोई ओनली रिजर्वोयर होता है, इसके अंदर ये पड़ा रहता है, वहां से ये फीकल के थ्रू जाता है, वहां से कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू, कहीं से भी इंसेक्ट कोई किसी से भी किसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है। प्राइमरी इन्फेक्ट ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ये सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, बट द वायरस में इन्फेक्ट सीएनएस, फिर ये सीएनएस को इफेक्ट करता है, पहले से लीड्स टू डेथ, ये फिर सीएनएस को इफेक्ट करेगा, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है दोस्तों। एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल कहीं किसी भी पार्ट में बॉडी के में पैरालिसिस आ सकता है इसकी वजह से, सिंगल पार्ट में ना। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है, रेंज 3 से 35 दिन की होती है। इनएक्टिवेटेड जो साल पोलियो वायरस का एंड गिव ये इंट्रामस्कुलर जाता है, जो आईपीवी है ना दोस्तों वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है आईपीवी। अब इसमें आईपीवी किसने दिया था टर्म, साल ने दी थी। और जो ओरल ओपीवी होता है वो ओपीवी और आईपीवी दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ओपीवी वो दी थी सेबन ने दी थी, और ये लाइव एटेन्यूएटेड, इसमें लाइव होता है, इसमें तो लाइव है दोस्तों, इसमें इनएक्टिवेटेड है, ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना किसमें। अब सबसे एक टर्म है पल्स, पल्स का मीन क्या होता है, पल्स पोलियो विहंस लेते हैं तो पल्स का मीन क्या होता है, पल्स का मीन सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सडन अचानक, यानी कि किसी प्रोग्राम को बहुत अचानक चलाना एक मास एरिया के अंदर, पूरे एरिया के अंदर। हेल्प ये कब किया जाता है, हेल्प बिटवीन नवंबर टू फरवरी मंथ के अंदर, ठीक है दोस्तों। पोलियो ड्रॉप्स इज कॉन्ट्रामिनेटेड इन पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ये टर्म थोड़ा देख लेना, ये किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जो ल्यूकीमिया के पेशेंट होते हैं, जो मैलिग्नेंसी से ग्रसित होते हैं दोस्तों, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब ये ट्राइपॉड साइन होता है दोस्तों, एमओ साइन बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, ये ऐसी टर्म आ जाती है, अब ये टर्म पता ही नहीं होती क्या है, ठीक है, तो ये पोलियो में आती है दोस्तों। इट रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर वेयर द पर्सन व्हेन आस्क्ड टू सिट अप, किसी व्यक्ति को उठने के लिए बोला जाता है तो वो क्या करता है, वो यूज देयर हैंड, वो अपने हाथों को यूज करता है, और टू देमसेल्फ लाइक ट्राइपॉड, ऐसे ट्राइपॉड की जैसे हाथ को ऐसे रख के उठता है, 3 ऐसे एंगल बन जाता है उसका, ऐसे उठता है ना, तो वो अपने हाथ को ऐसे रखता है अजीब से, ये ट्राइपॉड हो जाता है, 1 2 3 ऐसे ट्राइपॉड टाइप में होता है। ओपन अकम्पनी बाय डिफिकल्टी सिटिंग, और उसके वो बैठ नहीं सकता, डिफिकल्टी होती है उसमें, और पार्शली फ्लेक्स्ड नहीं, और अपनी हिप्स को ऐसे फ्लेक्स कर देते, पीछे की तरफ से जाती है ना, फ्लेक्स्ड होती है। इंडिकेट मेनिंजियल इरिटेशन, ये कॉमन इन पोलियो, ये पोलियो के अंदर कॉमन जो पोजीशन होती है मोस्ट, ठीक है। अब एक होता है टर्म अपन ने देखी, ये अपन देखेंगे दोस्तों, एक टर्म है मोपिंग अप। मोपिंग अप का मतलब होता है ये पोलियो के अंदर यूज की जाने वाली टर्म है, पोलियो के अंदर मोपिंग अप डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन, यानी घर घर जाकर के इम्यूनाइज करना किसी को, है ना। और फर्स्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज हेल्ड इन 4 दिसंबर 1995, सबसे जो पहला जो पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया था तो दोस्तों इम्यूनाइजेशन का, वो 4 दिसंबर 1995 को से 20 जनवरी 1996 तक चला था ये प्रोग्राम। ये दोस्तों ये इतने दिन तक ये प्रोग्राम चला था, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने स्लाइड पे, इसमें आएगा हेपेटाइटिस ए। अब इसमें देखो दोस्तों, अब ये हेपेटाइटिस ए, बी और सी और ई, ये 4 टर्म है, इसमें याद करना सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा है, तो हेपेटाइटिस बी का ये डीएनए वायरस, ये कौन सा वायरस होता है, ये पूछा जाता है भाई। इसमें ये जो सब है ना, और ये जितने भी और है ये सब आरएनए वायरस होते हैं, और ये जो हेपेटाइटिस बी होता है वो डीएनए वायरस होता है। और ये टाइम भी बोल सकते हैं सीरम हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, अलग नाम है ना, और ये डिस्कवर्ड ब्लूमबर्ग के द्वारा किया गया था। इसमें देख लो हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और एपिडेमिक जॉन्डिस, इसको अभी क्वेश्चन आ सकता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस किसे बोला जाता है, तो 4 नाम दे दी, चारों में से किसको अपने को डिफरेंस है, तो यहाँ हेपेटाइटिस ए को आंसर करना है, एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं इसको। हेपेटाइटिस ए इज एंटेरोवायरस ऑफ पिकोरोनाविरिडे फैमिली, ये पिकोरोनाविरिडे फैमिली का एंटेरोवायरस है, ठीक है दोस्तों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एमओडी क्या है इसका, फीकल ओरल रूट होता है, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड मिल्क, पेरेंटल रूट ब्लड के थ्रू भी मदर से भी बच्चे में आ सकता है। और इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 50 दिन का होता है। हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ लिया, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये ब्लूमबर्ग ने इसको खोजा था, और ये डीएनए वायरस होता है, ठीक है दोस्तों। और बाइसैनम होता है, डबल सेल्ड आरएनए वायरस, डबल सेल्ड इन 2 सेल्ड होती है इसके ना, ओरिजिनली नॉन एज डैन पार्टिकल, इनको डैन पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। मेन इज द ओनली, इसका मेन इज द ओनली, जो एक व्यक्ति होता है वो ओनली जरूर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का 6 वीक से 6 मंथ का हो सकता है दोस्तों, यानी 30 से 180 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। आईपी यानी इंक्यूबेशन, आईपी का मतलब है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि वो किसी व्यक्ति के अंदर ही ग्रो करता है, उसे टाइम पीरियड होता है।
कॉन्टामिनेटेड फूड इज द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो कॉन्टामिनेटेड फूड होता है ना, जो खाना होता है, वो ओनली सोर्स इसका इन्फेक्शन रेयरली सलाइवा और सीमन एंड अदर वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण हो सकते हैं। वैक्सीन इज द प्लाज्मा ड्राइव। वैक्सीन जो वैक्सीन होता है प्लाज्मा से ड्राइव की जाती है। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी होता है वो आरएनए वायरस होता है दोस्तों, ये देख लेना यहाँ पे। और पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, ये जब किसी से ब्लड एक से दूसरे व्यक्ति को दिया गया है तो उससे ये होता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 7 दिन का होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, अपन यहाँ हेपेटाइटिस ई देखेंगे दोस्तों, इट इज एसेंशियली वाटर बोर्न डिजीज। ये वाटर बोर्न होता है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि वाटर बोर्न हेपेटाइटिस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस ई होता है दोस्तों। एंटेकली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस है ना, ये नॉर्मल आरएनए, ये भी आरएनए वायरस होता है दोस्तों। और इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है वो होता है 2 से 9 दिन का। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ एक्यूट डायरियल डिजीज है। एक्यूट डायरियल डिजीज के अंदर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें लूज स्टूल होता है, लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे दोस्तों इसमें एक्यूट डायरियल डिजीज, इसमें क्या आएगा, लूज स्टूल होंगे, लिक्विड होगा, वाटरी स्टूल होगा। लूज स्टूल पास मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम से ज्यादा होगा तो उसको अपन एक्यूट डायरियल डिजीज में मानेंगे। अब इसमें एक्यूट वाटरी डायरिया होगा, जो वाटरी होगा उसमें क्या, सेवरल हावर्स टू डे, इट्स लास्ट सेवरल हावर्स टू डे, कुछ घंटों से कुछ एक दो दिन तक हो सकता है दोस्तों। मेन डेंजर डिहाइड्रेशन का मेन डेंजर है, वेट लॉस हो सकता है। इफ नॉट कंटिन्यू फीडिंग ऑफ पेशेंट, द पैथोजेंस आर, इस जो पैथोजन हो क्या, विब्रियो कोलेरी और इकोलाई दोनों की वजह से होता है दोस्तों ना। ये जो एक्यूट वायरल डायरिया होता है। एक ब्लडी डायरिया होता है, वो किसकी वजह से होता है, साइजेला। इसमें अब ये याद रखना है कि ब्लडी डायरिया किसकी वजह से होता है और जो वाटरी डायरिया होता है वो किसकी वजह से होता है। अब इसके अंदर जो एक्यूट ब्लडी डायरिया होता है उसको डिजेंट्री, जो ब्लड आता है, जब स्टूल के अंदर जब ब्लड आने लग जाए तो उसको डिजेंट्री नाम दी जाती है दोस्तों ना। ठीक है, एंड मेन डेंजर इज डैमेज टू इंटेस्टाइनल म्यूकस। ये इंटेस्टाइनल म्यूकस को डैमेज करता है, सेप्सिस कर सकता है और मालन्यूट्रिशन भी पैदा कर सकता है। अब इसमें एक तीसरी टर्म है परसिस्टेंट डायरिया, जो पर्सन लगातार रहता है, तो ये लास्ट 14 दिन तक भी रह सकता है, लास्ट से ज्यादा भी रह सकता है। मेन डेंजर मालन्यूट्रिशन का मेन डेंजर है, सीरियस नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी इसका मेन डेंजर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम डिहाइड्रेशन जा सककर, इसमें एग्जांपल इसका परसिस्टेंट डायरिया किस पेशेंट को, पर्सन जो एड्स के पेशेंट होते हैं रोगी, उसमें ये परसिस्टेंट डायरिया मिल सकता है दोस्तों। इसका एग्जांपल ये आप देख लेना थोड़ा। और डायरिया विद सीवियर मालन्यूट्रिशन, डायरिया इसमें मेरेस्मस और क्वासिकोल, ये रोग, 2 रोग आते हैं इसमें, इसके एग्जांपल है। और डायरिया मेन डेंजर इज सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, और डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी के दोस्तों अगर बार बार डायरिया होगा तो उसमें न्यूट्रिशन अगर लगेंगे ही नहीं शरीर में तो उसके दिक्कत आनी है दोस्तों। ठीक है, अब वायरस, जो वायरस कौन कौन से जिसकी वजह से डायरिया होता है, रोटा वायरस होता है, उसकी वजह से होता है, ये आप पढ़ लेना। इसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन डायरिया एंड चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर जो एज होती है उन बच्चों में ये मोस्टली होता है वायरस। बैक्टीरिया होता है दोस्तों, बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से, एंटेक इन्फेक्शन, डायरियल डिजीज, विब्रियो कोलोरी एंड साल्मोनेला। विब्रियो कोलोरी कौन सा होता है, 0/1। ठीक है, और एक साल्मोनेला है ना, एक साइजेला, एंटरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, और एक कैंपेलोबैक्टर जेजुनी होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है बैक्टीरिया है ना, डायरिया आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डायरिया। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया कौन सा, वायरल कौन सा, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंटेरोटॉक्सिजेनिक Escherichia coli इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्यूट वाटरी डायरिया एंड आल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया किसकी का मुख्य कारण क्या है, तो ये क्वेश्चन आंसर इसमें से ई कोलाई आ सकता है दोस्तों आंसर ना। ठीक है दोस्तों, देख लेना दोस्तों, आप स्क्रीन आपके सामने है, आप रोक करके देख सकते हैं, आराम से पढ़ भी सकते हैं इनको देख, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों। कोलेरा, कोलेरा अपन ने पहले पढ़ा, कोलेरा ये विब्रियो कोलोरी, ये डायरिया के कारण होता है, तो ये डायरिया डिजीज ही पैदा करता है दोस्तों। ठीक है, इट इज बोथ एंडेमिक एंड एपिडेमिक डिजीज। ह्यूमन बीइंग्स इज ओनली, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ओनली डिजीज होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो फीको ओरल रूट होता है इसका ट्रांसमिशन थ्रू द वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड थिंग्स, है ना। आल्सो तो पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, फ्यू आवर्स टू डे, 5 डेज तक हो सकता है। इन कोलेरा इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल, इससे क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल सेल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, म्यूकोजल डैमेज बढ़ जाता है, एंड इंक्रीज इन मेजेंटिक ब्लड फ्लो एंड फेलियर ऑफ सोडियम पंप, जो सोडियम पंप होता है वो फेल हो जाता है। इट इज इंटरफियर विद द पासेज ऑफ सोडियम फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ टू प्लाज्मा, है ना। ठीक है, करंट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन 2 पार्ट्स। इसका एक तो 2 चेन होते हैं, एक तो द लाइट चेन और द एल टॉक्सिन, और हेवी जो होता है वो हेवी होता है वो एच टॉक्सिन होता है। लाइट वाला होता है वो एच और जो हेवी वाला टॉक्सिन होता है वो एच। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, स्टेज फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन इन द प्रोफ्यूज पेनलेस वाटरी डायरिया होगा, फॉलोड बाय वोमिटिंग हो सकती है, 40 स्टूल पर डे हो सकते हैं, जो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन होगी। स्टेज ऑफ कोलैप्स कब आएगा, कोलैप्स जो बहुत ज्यादा लगातार आएगा, ड्यू टू इसके अंदर डिहाइड्रेशन पैदा होगा, क्लासिकल साइन आर संकन
जो आँख है उसकी मुरझा जाएगी, और होलो चीक्स यानी चीक्स गड्ढे बढ़ जाएंगे, इसके फ्लूइड एब्डोमेन या एब्डोमेन सूज जाएगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर में जो टेम्परेचर वो गिरता चला जाएगा, और वाशर मेन हैंड्स और फिट होंगे। एब्सेंट पल्स और डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी हो सकता है, एंड अनरिकॉर्डेबल पल्स भी हो सकती है बीपी, इसकी वजह से ना स्टेज ऑफ कोलेप्स आएगा। जब स्टूल बार बार होगा, डायरिया जैसा प्रोड्यूस होगा, तो उसकी मैं सबसे पहली जो स्टेज आएगी वो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन होगी, फिर स्टेज ऑफ कोलेप्स होगी, एंड फिर थर्ड होगी स्टेज ऑफ रिकवरी। अगर वो डेथ नहीं होती है, अगर डेथ नहीं होती है तो पेशेंट शो क्लिनिकल साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर उस इंप्रूवमेंट क्या प्रूव है, साइन आएंगे उसमें, बीपी राइज होने लग जाएगी उसकी, जो बीपी फॉल हो रही थी यहाँ पे वो बीपी राइज होने लग जाएगी, नॉर्मल एंड यूरिन आउटपुट होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो साइन है वो है स्टेज ऑफ रिकवरी के। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर किससे होती है? टाइफाइड फीवर का मेन रीजन होता है एस टाइफाई, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। फाउंड ओनली इन मेंस, मेन होते हैं जो ओनली रिजर्व होता है। टाइफाइड फीवर आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, इसको एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए एंटेरिक फीवर किसे कहते हैं, तो इसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 10 से 14 दिन का होता है दोस्तों। पीक इंसिडेंट जुलाई से सितंबर के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, एंड पीस ऑफ डायरिया, इसमें पीस ऑफ डायरिया मिलेगा इसमें। स्टेज ऑफ और रोज स्पॉट अपीयरेंस ड्यूरिंग सेकंड वीक से, जो सेकंड वीक 7वें दिन के बाद इसमें रेड स्पॉट शरीर पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, रोज स्पॉट्स कब अपीयर होते हैं टाइफाइड के अंदर ना, तो वो 8वें 9वें दिन स्टार्ट हो जाएंगे आना। तो उसमें क्वेश्चन में दिए होंगे 8 दिन भी, 7 या 8 दिन भी दिए हो सकते हैं, 10 दिन भी दिए हो सकते हैं, 15 दिन भी दिए हो सकते हैं। तो मैं 8वां दिन या 7वां दिन, यानी कि सेकंड वीक, तो सेकंड वीक में 8वां दिन स्टार्ट हो जाता है, 8वें दिन 9वें दिन ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट होता है, यूरिन होता है, और है ना फीवर, और ये फीवर होती है स्टेप लेटर फैशन में, जो फीवर धीरे धीरे चढ़ती है रुकती है। फीवर का इसका एक होता है दोस्तों स्टेप लेटर का मतलब ऐसे चढ़ेगी फिर रुकेगी, फिर चढ़ेगी फिर रुकेगी, फिर स्टेप होगी फिर चढ़ेगी, ऐसे बढ़ती जाती है फीवर, है ना। ठीक है, स्टेप लेटर यानी जैसे कोई किसी ऊपर जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, उसी तरह से स्टेप लेटर फैशन में। ठीक है दोस्तों, अब फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? साल्मोनेला की वजह से होते हैं, स्टेफाइलोकोकल ओरिस की वजह से होते हैं, बोटुलिज्म की वजह से होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस की, और सीरस बेसिलाइटिस। ये फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया कौन कौन से मेन कोज होते हैं फूड पॉइजनिंग के, वो देखना है दोस्तों इसमें। बस साल्मोनेला की वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकल ओरिस की वजह से, बोटुलिज्म और क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस एंड सीरस बेसिलाई की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्वेश्चन में अगर फूड पॉइजनिंग का जो कोई बैक्टीरियल कोज पूछे तो इनमें से 4-5 में से कोई क्वेश्चन में आएगा बोटुलिज्म, है ना, तो उसमें एक आंसर देना है। अगर इनके अलावा कोई आंसर आता है कोई इसकी वजह से नहीं होता है तो वहां अलग दिया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक अमीबियासिस अपन टॉपिक में अमीबियासिस पढ़ेंगे। अमीबियासिस में क्या होता है? एंटोमीगा स्टोलाइटिका, जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटोमीगा स्टोलाइटिका इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। मेन इज द ओनली रिजर्वोयर, मोड ऑफ ट्रांसफर फीको और रूट वही होता है ना, 2 से 4 वीक इसके इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ है ना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अपन। एस्केरिसिस, एस्केरिसिस का जो एस्केरिसिस किसकी वजह से होता है दोस्तों? एस्केरिसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है। इट इज कॉस्मोपॉलिटन है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एंड मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन होता है हेलमिंथिक। अब ये तो कुछ बीमारियां जो है उसमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी हेलमिंथिक डिजीज है ना। हेलमिंथिक ऑप्शन में अगर वो आए जो नोट डी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं दोस्तों। मैन इज द ओनली डिजीज ऑफ फिशल कॉन्टामिनेटेड फर्टिलाइज एग एंड सोशल ट्रांसमिशन, यानी कि जो फिकस जो होते हैं वो कॉन्टामिनेटेड होते हैं एग्स हैं, वो भी इसका कारण होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दोस्तों फीकल ओरल रूट होता है, इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एग्स हो सकता है। जो एग्स होते हैं वो किसी फूड में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जो है ना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हुकवर्म। हुकवर्म इन्फेक्शन है ना, ये एनक्लोस्टोमा डुडेनियल की वजह से होता है, और नेक्टर अमेरिकेनस भी इसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका ये याद कर लेना, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हुकवर्म डिजीज कौन सी है। ठीक है, इसका ना एक ड्रैकनकुलियासिस और गिनी वर्म, इसको गिनी वर्म किसकी वजह से होती है? वेक्टर, ये वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। वेक्टर बोर्न पैरासाइट होता है दोस्तों, ट्रांसमिटेड बाय द कंजप्शन ऑफ वाटर हैविंग साइक्लोप्स, जो इसके अंडे होते हैं जिस पानी के अंदर, उसकी वजह से ये होता है ना। ठीक है दोस्तों, अब अपन मेन आएगा अपना डेंगू फीवर। डेंगू फीवर अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, डेंगू फीवर क्या रीजन क्या क्या हो सकता है डेंगू फीवर में अपन देखेंगे दोस्तों। डेंगू इज अर्बोवायरस, ये क्या डेंगू का जो वायरस अर्बोवायरस होता है, कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग ह्यूमन एंड कॉजिंग डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय एजिज, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एजिज इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना, इसका ये आता है क्वेश्चन। और इसे अन्य नाम से किसी ब्रेक बोन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेक बोन फीवर। डिजोर्ड का बहुत मैन एंड मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर से फैलता है दोस्तों, ये मैन और मच्छर दोनों इसका
जो जरूर होते हैं। अब इसमें क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ चिल, हाई फीवर, इंटेंस हेडेक, मसल जॉइंट पेन विच आर प्रिवेंट ऑल मूवमेंट विद इन 24 आवर, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यहाँ आंखों के पीछे दर्द होगा, पर्टिकुलरली आई के पीछे आई मूवमेंट नहीं होगा, आई प्रेशर एंड फोटोफोबिया भी हो सकता है। अदर कॉमन सिम्टम्स आर वीकनेस, एनोरेक्सिया, वीकनेस, ये पढ़ लेना, सिम्टम्स नॉर्मल है दोस्तों, ये नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 39 से 40 तक इसमें फीवर भी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। एक तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है, ये सीवियर फॉर्म होती है डेंगू की, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन मोर देन वन डेंगू वायरस, यानी एक से ज्यादा अगर डेंगू वायरस होगा तो उसकी वजह से ये होगी। डेंगू शॉक सिंड्रोम इज मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉक एंड हीमो कंसंट्रेशन। इट्स लेबोरेटरी, इसमें क्या जो इन्वेस्टिगेट करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, यानी कि जो प्लेटलेट्स काउंट है, जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो 1 लाख से नीचे चले जाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। एंड हीमो कंसंट्रेशन, हेमोटिल है ना, ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना दोस्तों। देखो इसमें दोस्तों यही है कि कई लोग सोचते हैं कि हम इसमें हंसी मजाक करें क्लास में, मजा आएगा, मजा लेना ये उचित नहीं है दोस्तों। इसमें मेन चीज है आपको जितना पढ़ाया जाए वो समझ में आए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो हंसी मजाक तो मैं ज़्यादा नहीं करता क्लास में दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी एक टॉपिक को पढ़ाने में। मैं अगर 10 मिनट खराब कर दूंगा आपकी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरी 10 मिनट मुझे कोई वो नहीं है, मैं खराब कर सकता हूँ ना, आप मुझे तो वीडियो डालना है यूट्यूब पे, पर दोस्तों मैं चाहता हूँ आपका टाइम यूज हो। अभी लास्ट जो इसमें आ रहा है अपन इसमें जो पढ़ेंगे अभी स्लाइड में, एक क्लास के बाद में लेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों इसमें मलेरिया अपन जो ले रहे हैं, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया इज प्रोटोजोल, प्रोटोजोल डिजीज है ना। तो दोस्तों अपन काफ़ी चीज़ें पढ़े, हुकवर्म डिजीज, प्रोटोजोवल, पैरासाइट है ना, पैरासाइटिक, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल है ना। तो ये कौन सी प्रोटोजोवल डिजीज है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी डिजीज प्रोटोजोवल है, ठीक है। तो वहाँ मलेरिया दिया होगा और अन्य दिए होंगे, तो उसमें मलेरिया आंसर करना होगा। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंड क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का मुख्य कारण होता है ये वायरस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इंडिया में जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है मोस्ट कॉमनली होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसकी वजह से होता है। इन जुलाई टू नवंबर इसका जो पीक टाइम होता है जो जुलाई से नवंबर का होता है दोस्तों, ठीक है। अपन ने अपनी एक क्लास है उसके अंदर ये भी बताया कि कौन सा मंथ होता है उसको अपन एंटी मलेरियल मंथ बोलते हैं। वो अपने एक क्लास है उसमें अपने लिख रखा है, जून शायद ऐसे कुछ आंसर है उसका दोस्तों, तो उसको अपन देख लेंगे क्लास में, आप देख लेना उसको। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसकी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फीमेल एनोफिलीज जिसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ह्यूमन साइकिल होता है, एसेक्सुअल, ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल होता है, मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल होता है, ये भी याद करने की चीज है। मैन इज द इंटरमीडिएट होस्ट एंड स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिव, ठीक है दोस्तों। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 दिन होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम मलेरिया का, और 14 दिन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, 17 दिन होता है ओवेल का, ठीक है। फ्रॉम द बाइट ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो टू फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, ठीक है दोस्तों। इन कोल्ड स्टेज लेसिट्यूड, हेडेक, नोजिया, चिल प्रेजेंट, हीट स्टेज के अंदर क्या होगा, एंड हीट स्टेज इज प्रेजेंट 2 to 6 आवर, 2 से 6 घंटे के लिए हीट स्टेज प्रेजेंट होगी। पहले कोल्ड आएगी, फिर हीट आएगी, फिर प्लाज्मेटिक स्टेज स्वेटिंग आएगी, ठीक है। ये इसका जो फीवर आने का चैनल होता है दोस्तों, सबसे पहले तो सिवरिंग और चिल दोनों मिलेगी, फिर बाद में हीट मिलेगी, यानी कि बुखार आएगी, तेज बुखार आएगी 2 से 4 घंटे है ना। फिर उसके बाद में स्वेटिंग के थ्रू बुखार उतर जाती है। तो ये एक साइन होता है मलेरिया का, इस सिचुएशन में चलते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ मलेरिया कंट्रोल इन इंडिया 2007 से 12 के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ अपना पहले जो अपना टॉपिक है, पहला टॉपिक पूरा हो चुका है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा, जो मेरी क्लासेस हैं मैं इनको बड़ी सीरियस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को नॉलेज देना है, मेरे स्टूडेंट्स को मैटर देना है, जिससे कि वो पढ़ सके, उसको तैयार कर सके। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं खूब टाइम खराब करके आपका इसमें खत्म करूँ। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो मेरा चैनल है सरल होम्योपैथी के नाम से, एक बार आप अगर फिर से देख रहे हैं मेरे चैनल को, लास्ट तक देखा है तो मैं जो नहीं सब शुरुआत में देखा तो उसको मैं पहले बताना चाहूँगा, सरल होम्योपैथी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आपको हर वीडियो मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके नाम से मेरा सरल होम्योपैथी.com के नाम से मेरा दोस्तों मेरा गूगल पे भी मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी होम्योपैथी से संबंधित मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।